गुड मॉर्निंग। मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा विषय है सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या है और उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। अब हम अप्लाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है आप जानते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और जो लीगेंड हैं वे लीगेंड जो हैं 4 लीगेंड होते हैं एक्सिस पर, जो कि एक प्लेन में है। एक्सिस हमने अपने हिसाब से लिखी है, आप एक्सिस कुछ भी इनमें डाल सकते हैं। तो 4 हैं जो हमने एक्सिस लिखी है, उसमें एक्स और वाई एक्सिस पर है 4 लीगेंड, जो कि एक प्लेन में है। एक प्लेन के ऊपर है जेड एक्सिस पर, एक प्लेन के नीचे है माइनस जेड एक्सिस पर। तो चारों 6 के 6 ऑर्बिटल जो हैं एक्सिस पर हैं। अब यदि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है कि जिसमें जो लीगेंड है वो हर फेस के सेंटर में लीगेंड लगा हुआ है। 4 फेस के ऊपर, एक आगे की फेस पर के सेंटर में और एक पीछे की फेस के सेंटर में। बीच में है मेटल आयन। यदि क्यूब के अंदर हर फलक के केंद्र में एक लीगेंड है और सेंटर में मेटल आयन है तो एक अष्टफलकीय संरचना हो जाएगी। अब हमें देखना है कि अष्टफलकीय संरचना के अंदर यदि है तो डी ऑर्बिटल्स का विभाजन कैसे होगा। अब हम देख रहे हैं सीधे ही कि जो लीगेंड है वो एक्सिस पर है। इसका मतलब वे डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर हैं, जिनके लोग वे लीगेंड जब यदि आता है अष्टफलकीय संरचना में, यदि लीगेंड आएंगे, मेटल आएंगे चारों तरफ, तो वे डी ऑर्बिटल ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे जो कि एक्सिस पर है, और जो एक्सिस पर नहीं है वो कम प्रतिकर्षित होंगे। तो जो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे वो कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं। ये देखिए, जो एक्सिस पर ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो हमने लीगेंड दिखा रखे, तो एक्स वाई एक्सिस पर जो लीगेंड आ रहे हैं इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, और डी ऑर्बिटल्स के लोब्स भी इसी एक्सिस पर। इसे डी जेड स्क्वायर देखिए, जो लोब्स हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से आ रहे हैं, तो जो रिंग है वो भी एक्स वाई प्लेन में है और जेड एक्सिस पर लोब है। इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनके लोब्स एक्सिस के बीच में है। तो जब एक्सिस के बीच में है तो ये डायरेक्टली लीगेंड की तरफ नहीं है, ये कम प्रतिकर्षित होंगे। इसका मतलब जो होगा डी ऑर्बिटल्स जो हैं 2 ग्रुप में विभाजित हो जाएंगे। एक तो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, उन्हें हम कहते हैं ईजी से शो करते हैं, और दूसरे ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल हैं जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस हैं वो कम प्रतिकर्षित होंगे। तो जो डी ऑर्बिटल्स में 2 में विभाजन हो जाएगा, T2G एंड EG। T2G वो ऑर्बिटल हैं जिनमें के लोब बिटवीन द एक्सिस हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। EG वे ऑर्बिटल आएंगे जिनमें जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर डी ऑर्बिटल का विभाजन हो जाएगा 2 समूह में, T2G और EG। T2G की एनर्जी घटेगी, वे कम प्रतिकर्षित होंगे। EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, वे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। कुल एनर्जी चेंज 0 रहता है, नेट एनर्जी चेंज 0 होगा। अब ये T2G, T और E क्या है। T का मतलब है ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। टी का मतलब जो है यहाँ पर ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। ई जो है वो है, उसका मतलब है डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। जी का मतलब है जीरेट यानी सममित, क्योंकि अष्टफलकीय संरचना जो है यदि लीगेंड 6 लीगेंड सेम है तो वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, सममिति का केंद्र होगा। और सममिति केंद्र है तो हम ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी देखते हैं। तो इसलिए सममिति केंद्र से मतलब है यदि किसी सेंटर से हम अपोजिट डायरेक्शन में चलें, ये सेंटर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो दोनों साइड में यदि सेम लीगेंड है, सेम एनवायरनमेंट है, तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब
मेटल आयन फ्री मेटल आयन है, अकेला मेटल आयन है, आइसोलेटेड है, उसके सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। जो ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेट है, पांचों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, हमने एक साथ बनाया। यदि मेटल के चारों तरफ स्फेरिकल फील्ड होती है, इस तरह की फील्ड, तो भी जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन बराबर प्रतिकर्षित होंगे। इसलिए स्फेरिकल फील्ड के अंदर यदि होती है तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ये स्फेरिकल फील्ड है, होती है यदि तो सब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन तब भी वे डीजेनरेट रहेंगे। लेकिन यदि फील्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, इस तरह से जो हमने देखी पहले, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि T2G जो तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, वे कम प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए उनकी एनर्जी इस पॉइंट से नीचे घट जाएगी। और EG ऑर्बिटल की एनर्जी वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि एक्सिस पर उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमने दिखाया T2G की एनर्जी लिख रखा हमने, एवरेज एनर्जी है, उससे घट जाएगी, और EG की एनर्जी बढ़ जाएगी। इन दोनों में जो डिफरेंस है T2G और EG में, इससे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हमने 10dq या डेल्टा से प्रदर्शित किया है। T2G की एनर्जी, एवरेज एनर्जी, इस पॉइंट से घटेगी, कितनी घटेगी, -4dq या 0.4 डेल्टा। EG की एनर्जी सेंटर पॉइंट एवरेज एनर्जी से बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, +6dq या 0.6 डेल्टा। एवरेज एनर्जी जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम वेरी सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। बताए एवरेज एनर्जी यदि 0 है तो T2G की एनर्जी घट रही है, EG की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन नेट एनर्जी चेंज 0 रहेगा, एवरेज एनर्जी के बराबर रहेगा। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स का विभाजन होगा। हमने लिख रखा है कितने, कैसे एनर्जी कितनी घटेगी, कितनी बढ़ेगी। अब यदि डी ऑर्बिटल्स का विभाजन हो जाता है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से भरेंगे, डिपेंड करेगा लिगेंड की नेचर पर। यदि लिगेंड वीक लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होगा, और यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग। हम पहले पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, या हाई स्पिन, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और वीक लिगेंड हम जानते हैं कौन से होते हैं, जिनमें हैलोजन है, डोनर एटम, ऑक्सीजन होता है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, और वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हुंस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये अलग साइंटिस्ट ने नाम दिया था, इसलिए हम इन्हें इस तरह कुछ भी इनको कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी, या लो स्पिन, या स्पिन पेयर्ड। लिगेंड कौन से होते हैं, जिनमें डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, वे जो हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा लिगेंड पर डिपेंड करेगा। तो हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि किस तरह से होगा। यदि दो एग्जांपल लिए हमने, एक है D1, यदि मेटल आयन का जो है D1 है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडीशन के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा कम एनर्जी का ऑर्बिटल में, तो T2G में जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G1 EG0। वीक फील्ड है तो भी इलेक्ट्रॉन पहले T2G में जाएगा, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन है T2G1 EG0, तो पहले हम भरेंगे T2G कक्षन। लेकिन यदि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन का, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, यदि स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी जाएगा T2G के अंदर, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 EG0।
लेकिन यदि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg के अंदर और कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg1। तो हम देखते हैं हम सब यदि कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो क्या क्या उनके कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तब देखिए कौन के D1 D2 D3, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन T2G में बढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स चाहे हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, सभी में इलेक्ट्रॉन पहले T2G में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन होगा पहले T2G1, D2 के लिए T2G2 और D3 के लिए T2G3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देख रहे हैं कितनी होगी, लिखी हुई है D1 के लिए 1, D2 के लिए 2, D3 के लिए 3, क्योंकि मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक होंगे। इस तरह आप देखें D4 के अंदर यदि हम चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन D4 है मेटल आयन का, D4 इलेक्ट्रॉन है मेटल आयन पर, तो हाई स्पिन में T2G3 Eg1 जैसा हमने पीछे देखा था, यहाँ पर हो जाएगा T2G4 Eg0, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। D5 में आप देख रहे हैं हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए दिख रहा है, हाई स्पिन के लिए T2G3 Eg2 और लो स्पिन के लिए T2G5। D6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन है हाई स्पिन में T2G4 Eg2। देखिए नेक्स्ट 5 के बाद इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करनी ही पड़ेगी T2G के अंदर, और लो स्पिन में कॉन्फ़िगरेशन T2G6 और यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। T2G6 है मेटल आयन पर जो सिस्टम है, तो हाई स्पिन के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन लो स्पिन के लिए डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए D7, D8 और D9 के लिए देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रखे हैं और उनमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये दिखा रखा है। इस तरह से हम देखेंगे कि लिगेंड कैसा है, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। थैंक यू।